ठीक, मतलब समझे। अरे छोटे बच्चे जो गोद में होते हैं ना भैया, कभी कभी जैसे खूब कहीं जाना इंजेक्शन लगवाने, मम्मी दूध मतलब गोदी में लिए हों और इंजेक्शन लगवाने आए मान लो उनको गलती से, तो आप देखना बच्चा बिल्कुल खुश होगा, खेल रहा होगा, हंस रहा होगा। लेकिन जैसे ही एनम इंजेक्शन भरेंगी और उस बच्चे की नज़र इंजेक्शन पे पड़ेगी, वो बोल नहीं सकता, लेकिन ऐसा मुंह बनाएगा, इतनी तेज तेज से रोना स्टार्ट करेगा कि वो समझ नहीं समझे हमारी बात को। अरे 2 साल के बच्चे देख प्रतिबिंब बना लेते हैं अपनी खोपड़ी के अंदर और लर्निंग सीख जाते हैं, प्रतिबिंबिक लर्निंग होता है। वो चीज़ों को देखकर वैसा रिएक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। नहीं जिद कर रहे होंगे, बहुत खुश होंगे, लेकिन अगर खिलौना दिख गया तो फिर उस समय क्या करेंगे, वो अपने रोने और गाने और जिद के फॉर्म में आ जाएंगे। नहीं समझे बात को। प्रतिबिंबात्मक संज्ञानात्मक विकास की अवस्था होती है कि बच्चे जो देखते हैं उसी की जिद करने लगते हैं। यही है जीन पियाजे का। अरे बच्चे को पता अच्छा वाला खेल रहा था, अच्छा वाला खुश था, एकदम से खिलौना दिख गया, लोटने लगा। अब ले लर्निंग स्टार्ट हो गया उसका, लोटने वाला लर्निंग। ठीक, उतने फिर खुश था, फिर आप लेके गए बड़ी तरह मिन्नतों से उसको, जाके आपने कोल्ड ड्रिंक दिला दी, अब कोल्ड ड्रिंक पीने लगा तो कोल्ड ड्रिंक वाला लर्निंग शुरू हो गया। फिर कहेगा नहीं हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, फलाना चाहिए। तो बच्चे जो होते हैं 2 से 7 वर्ष की अवस्था में जो भी अधिगम करते हैं वो प्रतिबिंब के आधार पर करते हैं। वो चीज़ों को देखते हैं और उसी पर रिएक्ट करने लगते हैं। नहीं समझे, नहीं समझे। जैसे बहुत से लोग, बहुत से बच्चे होते हैं अपने दादा दादी या नाना नानी या अपने दादा दादी दीदी के घर पर जाने के बड़े खुश रहते हैं। ऐसे कुछ नहीं रहता, जैसे वहाँ देखते हैं खुश हो जाते हैं और फिर वहाँ खेलते रहते हैं। फिर बोलो चलोगे तो बोलेंगे नहीं, लेकिन जैसे गाड़ी पे बैठ जाओ सब कुछ छोड़ के आके बैठ जाएंगे, क्योंकि जब तक उनको दिखता नहीं वो उसके लिए क्रिया अधिगम करते नहीं। समझ रहे हैं हमारी बात, व्यवहार में समझने की कोशिश करना, बस थ्योरेटिकल समझने की कोई जरूरत नहीं। तो यही है प्रतिबिंबात्मक अधिगम। जब हमारा व्यवहार वाला आप समझ जाओगे ना, जीवन पर्यंत के लिए याद हो जाएगा। समझ में आया। ब्रूनर महोदय क्या कहना चाह रहे थे? ब्रूनर ने कहा कि बच्चे प्रतिबिंब देख लेते हैं, इसलिए बच्चों से बच के रहना। इसीलिए मम्मी लोग कहती हैं मोबाइल इसके सामने से हटाओ, नहीं देख लेगा तो अभी जुट जाएगा। समझ गए। तो वहाँ पर लर्निंग उसका तुरंत स्टार्ट होता है। अगर मोबाइल देखा नहीं कि लर्निंग शुरू, धड़ाधड़ खोलेगा, धड़ाधड़ ऐप डाउनलोड होगा, सब कुछ होने लगेगा। समझ रहे। यही है प्रतिबिंबात्मक अधिगम। उसके बाद सांकेतिक अधिगम। ये जो अधिगम होता है ये बहुत ही उच्चतम अधिगम होता है, और ये जो अधिगम होता है ये अधिगम की बिल्कुल अंतिम अवस्था होती है। अंतिम अवस्था का मतलब ये होता है यहाँ पर बच्चा अमूर्त रूप से लर्निंग करने लगता है। मतलब यहाँ पर संकेत के माध्यम से लर्निंग स्टार्ट हो जाता है। जैसे किसी भी चीज़ को देखना और उसके बारे में सोचना और उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करना, और मौका पाना तो अपनी संक्रियाओं को अवसर देना भी क्या कहलाता है। जैसे आपको हमने समोसा दिखाया फेसबुक में, तो क्या समोसा खाने लगोगे? मन तो करेगा, लेकिन अमूर्त चिंतन करके उस क्रिया को रोक। लेकिन अभी यहीं पर बच्चे होते आप तो फिर चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, क्योंकि उनके पास जो लर्निंग होता है वो प्रतिबिंबित, वो उनको दिखता है कि ये चीज़ रियल है, हमको अभी चाहिए ये। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? कुछ पल्ले पड़ा? नहीं पढ़ा हो तो भैया इनको पल्ले रख लेना जब तक टीटी का एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। उसके बाद इनको निकाल देना अपने पल्ले से, ठीक। ये 3 आएगा, रटे रहोगे। कितनी स्टेजेस होती हैं ब्रूनर की? कौन कौन सी? संक्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक और क्लियर। कोई दिक्कत इसमें? चलो इसमें अगली हेडिंग डालो, अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण। आखिरी ओवर बचे हैं, ताबड़तोड़ खेलना है, ठीक है। रोकने का कोई मतलब नहीं है, नहीं तो बल्ला लड़ा दो स्टंप में और घर चले जाओ, ठीक है। चला सको बल्ला तो चलाओ, नहीं तो विकेट में लड़ा दो बैट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहाँ खड़े होके बेइज्जती नहीं करानी है, ठीक। हेडिंग क्या डालोगे? अधिगम स्थानांतरण। कल पढ़ाएंगे इसको। अधिगम स्थानांतरण, ठीक है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? ठीक है। किसी पूर्व का ज्ञान, 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 किसी पूर्व, हमें भी खींच लेने दीजिए, हमारा बहुत पीछे चल रहा है सिलेबस, है ना। किसी पूर्व का ज्ञान, किसी पूर्व का ज्ञान, किसी पूर्व का ज्ञान, किसी पूर्व का ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति में, 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 जब सहायक हो,
तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अधिगम स्थानांतरण। जब सहायक हो तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अधिगम स्थानांतरण। सहायक हो तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, मुख्यतः 3 प्रकार का होता है अधिगम स्थानांतरण। पेपर टीटी में ज़रूर पूछा जाता है एक क्वेश्चन। ठीक है, हर साल आता है एक क्वेश्चन। बहुत कन्फ्यूज़न होता है, कभी कभी ऊर्ध्व देता है, कभी क्षैतिज देता है, कभी पार्श्व देता है, कभी द्विपार्श्व देता है, कभी कहता है 0 है, कभी कहता है सकारात्मक है, कभी कहता है नकारात्मक। सकारात्मक और ऊर्ध्व एक जैसे समझ में आते हैं, कौन सा लगाएं कौन सा ना लगाएं। समय भी जा रहा है, क्वेश्चन भी नहीं लग रहा है और बस फालतू का फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। ठीक, ऐसी समस्याओं से बचने के लिए हम एक एक को दिखा देंगे और आत्मा में आपकी बसा देंगे। जब भी दिखे तो मॉरल ऑफ स्टोरी जो हम सुनाएं उसी के आधार पर टिक। जैसे आपको हमने लॉरेंस कोहलबर्ग का एक कॉन्सेप्ट समझाया, क्वेश्चन लगाते हो सीटेट में, एक को क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं लगता हो आपसे, जैसे स्टोरी पढ़ते हुए ताबड़तोड़ मार देते हो कहाँ से जा रहा है ये, कहीं आता है दिमाग लगाना पड़ता है, बस स्टोरी पढ़ने के बाद ही समझ में आता है कि ये कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, मारो इनको। नहीं, लोग खाली स्टोरी पढ़ते हैं और तर्क करते हैं तब लगाते हैं। तो हम आपको सिर्फ उसका की पॉइंट पकड़ा देंगे, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें हमको पूरा पढ़ाना पड़ेगा। अधिगम के 3 प्रकार होते हैं स्थानांतरण के। कितने प्रकार? 3। कौन कौन से लिखो? सकारात्मक, नकारात्मक और सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य अधिगम। शून्य अधिगम, शून्य अधिगम। ठीक है, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य अधिगम। ठीक, 3 प्रकार के लर्निंग होते हैं। कुछ विशिष्ट होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मुख्य पढ़ो। कुछ विशिष्ट होते हैं वो बाद में पढ़ेंगे, पहले मुख्य पढ़ो। मुख्य 3 होते हैं। सकारात्मक, सकारात्मक में एक लाइन केवल बस इतनी लिख लेना भैया, सकारात्मक अधिगम वह अधिगम स्थानांतरण होता है। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण वह, एक लाइन बस एरो मार के केवल नीले पेन से लिख लेना, बिल्कुल थ्योरी वोरी लिखने की जरूरत नहीं। वह अधिगम स्थानांतरण, ठीक है, वह अधिगम स्थानांतरण जिसमें हमें लाभ प्राप्त हो, जिसमें हमें लाभ प्राप्त हो, उसे बोलते हैं सकारात्मक। ठीक है, मतलब लड़कियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है सकारात्मक अधिगम। इनका एग्जाम्पल बहुत अच्छे समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए पहले आपके परिवार में केवल 4 लोग थे। ठीक है, आपका विवाह हुआ, विवाह के बाद आप गई अपनी ससुराल, वहाँ पर ज्वाइंट फैमिली थी, संख्या बढ़ गई 8। पहले आप 1 चम्मच नमक डालते थी, अब हो गए 12 लोग। 4 लोगों पर 1 चम्मच, तो 12 लोगों पर 2 चम्मच और ऐड कर दो। ठीक है, आपने डाला और भोजन बनाया। भोजन पहुँचा कहाँ? मेज पर। सब लोग बैठे खाने, सब ने कहा वाह, सकारात्मक अधिगम। कहा यार बनाए हो, छी। ठीक, और बिटिया इतनी होशियार थी कि कभी किचन में गई ही नहीं, शून्य। अब समझ में आया कि नहीं समझ में? अब भी नहीं समझ में आया तो और कौन तरह समझाई बताओ हैं? तो लिख लो, ससुराल गई, खाना अच्छा बना, सकारात्मक। खाना नहीं बना, नकारात्मक। और बिटियन कभी खाना बनाया नहीं था ससुराल जाने से पहले, शून्य अधिगम। का बना लेंगी क्या वहाँ पे? नहीं बना पाएंगे हैं? हाँ, पूर्व ज्ञान शून्य था तो नहीं, अधिगम स्थानांतरण नहीं हुआ ना, तो शून्य हो गई, क्वांटिटी शून्य हो गई भाई। वो उसको पहले लर्निंग था कि 4 लोगों पर 1 चम्मच, तो उसने 12 लोगों पर 2 चम्मच डाल के लर्निंग कर लिया। समझ गए? अब ये मत कह देना जोमेटो से मंगा लेंगी, जोमेटो यहाँ नहीं चलेगा। ठीक, शून्य का मतलब शून्य। ठीक है, बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जिन्होंने आज तक जिन्हें चाय बनाना नहीं आता। ठीक है ना, ऐसे आप में से हो सकता कोई ऐसा हो, कोई नहीं, सब बना लेते हो चाय। कोई है ऐसा खाना नहीं बना पाता हो? बनाना सीख लो, आगे बहुत काम आएगा। टीटी के बाद वही है, समझ ले हो, खाना बनाना सीख लीजिए, वही ज़रूरी है, भोजन। चलिए, अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? अब तो बता ले जाओगे सकारात्मक नकारात्मक क्या होता है। किसी भी पूर्व परिस्थिति का ज्ञान जब किसी नवीन परिस्थिति में सहायता प्रदान करता है तो उसको कहते हैं सकारात्मक अधिगम। ठीक है, अब सुनो, बवाला होता है नकारात्मक में। बवाला कहाँ होता है? नकारात्मक में। ठीक, लिखो, जब किसी अधिगम स्थानांतरण में, नकारात्मक अधिगम जहाँ लिखे हो उसी के आगे हल्का सा एरो मार के लिखो, एरो मार के केवल लिखो, ऐसे ऐसे एरो मारो और लिखो, एरो मार के लिख लो, एरो मार के लिखो। जब कोई पूर्व का अधिगम, जब कोई पूर्व का अधिगम, जब कोई पूर्व का अधिगम नवीन अधिगम में, ठीक है, क्या उत्पन्न करे? बाधा। क्या उत्पन्न करे? बाधा। पूर्व का अधिगम नवीन अधिगम में क्या उत्पन्न करे?
बाधा, नीचे एरो मार के लिख लेना बाधा। क्या लिखोगे? बाधा। ठीक, दूसरा स्टार बनाओ, लिखो जब कोई नवीन अधिगम, जब कोई नवीन अधिगम पूर्व के ज्ञान को सीखने में क्या करे? बाधा उत्पन्न करे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग नकारात्मक। दोनों ही कंडीशन में नकारात्मक अधिगम है। भाई पहले कोई चीज़ जानते थे, कोई नई चीज़ सीखी, ठीक है, और पूर्व वाली चीज़ नई चीज़ को सीखने में क्या कर रही है? दिक्कत पैदा कर रही है, तो वो भी तो नकारात्मक लर्निंग होगा कि नहीं होगा भैया? हैं? नहीं समझे बात को? हैं? नहीं समझ पा रहे हो? चलो ऐसे समझो, पूर्व में कोई काम कर लेते थे और जब नवीन काम करने चले तो नवीन काम ने पूर्व के काम पर क्या कर दिया? रोक लगा दी या बाधा कर दिया या भूल गए। पहले की कोई कविता याद थी, नई कविता याद करी तो नई याद हो गई और पुरानी भूल गए। ठीक है, या उसको खो दिए, तो इसे कहते हैं पूर्वलक्षी नकारात्मक अधिगम। पूछा गया है पेपर में, पूर्वलक्षी कौन सा अधिगम स्थानांतरण? पूर्वलक्षी। लिख लो यहाँ पर एरो मार के, पूर्वलक्षी बोलते हैं इसको, पूर्वलक्षी। ठीक है, पूर्वलक्षी अधिगम स्थानांतरण। और जो ऊपर वाले को लिख लो, ठीक है, पूर्वलक्षी, और इसको लिख लो प्रतिलक्षी। पूर्वलक्षी, पूर्व वाला गया, लच्छा बन गया पूर्व वाले का, नए वाले से, और जब नया वाला, समझ गए ना, बाधा उत्पन्न करे। अरे जब पूर्व का ज्ञान किसी नवीन ज्ञान से खो जाए, पूर्व का ज्ञान नवीन ज्ञान से खो जाए, कहाँ लिखा है? सर जब पूर्व बाधा बनेगा तो क्या होगा? हाँ वही बात है, रुको हम उल्टा लिख दिए, कोई बात नहीं, रिएक्शन गलत लिख दिए हम भाषा नहीं लिखा है, चलो भाषा में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। लिख लो पूर्व का ज्ञान किसी नवीन ज्ञान में, पूर्व का ज्ञान, बात वही है, चाहे एरो बना के लिख, वही चीज़ हम सही लिख रहे थे, लेकिन अब भाषा से लिख लीजिए, नहीं कंफ्यूज जाएंगे। पूर्व का ज्ञान, पूर्व का अधिगम किसी नवीन अधिगम में बाधा उत्पन्न करे तो इसे प्रतिलक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिलक्षी। बात वही है, फिर लिखो प्रतिलक्षी। ठीक है, और जब पूर्व के ज्ञान में कोई नवीन ज्ञान बाधा उत्पन्न करे तो पूर्वलक्षी। पूर्व का ज्ञान अगर गायब हो रहा है किसी नई चीज़ की वजह से, ठीक है, तो समझ लीजिए पुराने रिश्ते टूट रहे हैं नए रिश्ते बनने से, तो कौन सा अधिगम? पूर्वलक्षी। ठीक है, पुराने रिश्ते, पुराने फ्रेंड्स छूट रहे हैं नए फ्रेंड्स के बनने से, तो कौन सा अधिगम? पूर्वलक्षी। और समझ गए? और पुराने फ्रेंड्स नए फ्रेंड्स नहीं बनने दे रहे हैं तो प्रतिलक्षी। अब भी नहीं समझ में आया हैं? समझ में आया? अरे फ्रेंड बनाना भी तो लर्निंग है भैया, फ्रेंड के हवम बन जाते हैं, उसके लिए भी कला होती है। ऐसे हर कोई किसी का दोस्त नहीं बनता, बनता है क्या? नहीं बनता ना। हर चीज़ में लर्निंग है, जहाँ देखो वहाँ लर्निंग। अस्पताल में भी पड़े रहो तो भी लर्निंग है। ठीक है, इतना तो पता ही चल जाता है कब पल्स गिर रही कब बढ़ रही है। ठीक, और सबसे ज़्यादा फायदा किसका होता है? जो तीमारदार होता है वो आधा डॉक्टर बन जाता है, बस दवाई नहीं लिख पाता, बाकी पहचानता सब है, हरी वाली काहे की होती है, पीली वाली काहे की होती है। समझ गए? चलिए, तो ये समझ में आया। अब हेडिंग डालिएगा विशिष्ट अधिगम स्थानांतरण। पेपर में आते हैं बहुत कंफ्यूज करते हैं। विशिष्ट अधिगम स्थानांतरण, विशिष्ट अधिगम स्थानांतरण। अरे भैया लड़के लोग बाइक चला लेते हैं, फिर चाहे जौन सी बाइक चला लो, ठीक। अरे ऐसे समझो, साइकिल चला लेते थे बाइक चलाने लगे, लड़कियां साइकिल चला लेती थी स्कूटी चलाने लगी। कौन सा अधिगम था? सकारात्मक। कौन सा अधिगम? सकारात्मक। लेकिन लड़के हीरो होंडा की बाइक चलाते थे और उनको दे दी गई बजाज की बाइक। अब हीरो होंडा में लगता है गियर पीछे और बजाज में लगता है एक आगे बाकी पीछे, ऐसे ही तो कुछ है ना, आगे पीछे वाला एक है केवल पीछे पीछे, एक है आगे पीछे, एक पीछे एक आगे पीछे, हो गया पूर्वलक्षी प्रतिलक्षी। चला रहे थे अपने वाले चक्कर मार दिन पीछे, सारे गियर उतर गए, गुर्र से। काहे चला नहीं पा रहे हो क्या सही से बाइक? पीछे वाला तो हिल जुल जाएगा भाई, गियर जैसे चेंज होगा एक्सीलेटर लोगे गाड़ी झटका मार देगी आगे की ओर। तो यहाँ पर प्रतिलक्षी और पूर्वलक्षी दोनों हो रहा है। पूर्व के ज्ञान में नवीन गाड़ी बाधा उत्पन्न कर रही है, कौन सा लक्षी? प्रतिलक्षी हावी हो गया। ठीक, थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर हम अधिगम स्थानांतरण करते। अधिगम स्थानांतरण तो करते हो हर जगह भैया, आप क्या समझते हो? अधिगम हल्के में ले रहे हो क्या अधिगम स्थानांतरण को? अभी किसी गाड़ी स्कूटी, हाँ पहले स्कूटर चलता था, स्कूटर में ब्रेक कहाँ होता था? नीचे, ठीक है। अब स्कूटी में ऊपर, तो बहुत जने चलावत तो नीचे ब्रेक ढूंढत, नीचे
नहीं होता। कहाँ होता है? ऊपर होता है। समझ गए बात को? या बहुत जो जिनको बाइक चलाने की आदत होती है उनको स्कूटी दे दो तो उनके थोड़ी देर समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। वही कबो कबो रोके के चक्कर में पैरों दबा देते नीचे, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे दबावत तभी तो रिएक्शन आता है ऊपर की ओर। घोड़ा गाड़ी वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, अरे नीचे लगाने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक, जैसे लोग ब्रेक मारते समय पैर नीचे लगा देते हैं ऐसे, जैसे कि पैर से रोक लें, ब्रेक ना रोक पाई, अब घुस जात ले जाएगा। जैसे गुल्लो कहा गाड़ी पीछे बैक करो तो गाड़ी आगे बैक होत का है ना। मार्ग ये कहाँ है? ये सब यही है, प्रतिलक्षी। समझ रहे हो? ये अधिगम स्थानांतरण है। जैसे कहिए निरमा दे दो, सर्फ एक्सेलो निरमा है, रिनो निरमा, सब निरमा है। पहले एक निरमा कंपनी चलती थी। ठीक, तो दुनिया में सब जने कार रट्टा मारे हैं। अब पूर्व जो है वो हावी है नवीन पर। पूर्व क्या हो गया? हावी हो गया नवीन पर। ये कौन सा अधिगम स्थानांतरण हो गया? पूर्वलक्षी की प्रतिलक्षी? कौन सा? प्रतिलक्षी। पूर्वे वाला हावी है। नहीं समझे बात को? अब समझ में आया? नहीं? डालडा समझ में आया? बहुत सारे एग्जाम्पल है दुनिया में, समझ रहे हो? चलो अच्छा, कुछ महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है? याद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा सकारात्मक। अब कंफ्यूजन होगा। एक अधिगम स्थानांतरण होता है विशिष्ट अधिगम स्थानांतरण। हेडिंग डालो, विशिष्ट अधिगम स्थानांतरण। मुख्य 3 होते हैं। विशिष्ट अधिगम स्थानांतरण, विशिष्ट अधिगम स्थान। ईबीएस पढ़ी होगा? पढ़े मन हो तो पढ़ा दे, है ना, लेकिन रह दो, आपका मन ना होई। लिखो, चेहरा छप जाता है ना, मनोविज्ञान। यहाँ जब खड़े होते हैं तो लिखा होगा मनोविज्ञान, डोंट ईबीएस। कुछ लोग कहते नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, हम पढ़ा देंगे तो भूकंप आ जाएगा, है ना ईबीएस। ठीक, टेंशन न लो, सुपर टेट में मुलाकात होगी तब भी झिलाएंगे कायदे से आपको, फिर सामान्य अध्ययन झिलाएंगे कायदे से। ठीक, फिर पढ़ना इतिहास हमसे। ठीक, 29-30 तारीख के बाद हम हिस्ट्री, जियोग्राफी इस पर टूटेंगे। ठीक है, और ताबड़तोड़ चलेगा। ठीक, जिसको जीएस में बड़ी दिक्कत हो वो जरूर आएगा, और जिसको जीएस आती है वो कतई नहीं आएगा, उसके लिए कोई मतलब नहीं हमारी क्लास का। ठीक है, लेकिन जिसे जीएस नहीं आती है वो अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगा। ठीक है, क्योंकि जीएस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा अगर एक भी क्लास मिस नहीं किए, वरना तो फिर जीएस समझ में नहीं आने वाली। ठीक है ना। और हिस्ट्री की तो विशेषता है, हिस्ट्री अगर तुमने सीक्वेंस से पढ़ ली तब तो मज़ा है, नहीं तो मज़ा हम व्यवहारिक ही पढ़ाएंगे। ये हमारा कोई विषय थोड़ी ना था मनोविज्ञान, ये तो हमको कुछ दिन पहले पता ही नहीं था कि मनोविज्ञान होता क्या है। ठीक है ना, तो इसलिए विषय को उसकी उपयोगिता के आधार पर पढ़ेंगे तो हमेशा याद होगा, और पढ़ने में उससे ज़्यादा मज़ा आपको कभी नहीं आएगा। और अगर आपने विषय को बोझ समझा तो कभी ज़िंदगी में नहीं याद होगा। चलिए, विशिष्ट 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 क्या डालोगे? विशिष्ट अधिगम स्थानांतरण, ये बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले 4 प्रकार के लिख लो विशिष्ट जो पूछे जाते हैं पेपर में। 4 नहीं 3 बताएंगे इंपॉर्टेंट जो पेपर में आते हैं। जैसे ऊर्ध्व अधिगम, इनको विशिष्ट के अंतर्गत लिखना भैया। ये स्पेशल अधिगम स्थानांतरण होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, विशिष्ट अधिगम स्थानांतरण है ये मुख्य वाले नहीं है। मुख्य तो जीवन सामान्य आदमियों में होते ही रहते हैं, वो तो जीवन भर चलेंगे, सकारात्मक, कभी नकारात्मक, कभी शून्य। अरे कोई आदमी गाड़ी नहीं चलाया, तुम उसको हवाई जहाज में बैठा दोगे तो क्या वो सकारात्मक अधिगम करेगा? नकारात्मक की कोई उम्मीद है? नकारात्मक की तो फिर भी उम्मीद है। ठीक है, लेकिन वो उसको पहली बार तो चला ही नहीं पाएगा तो नकारात्मक होगा कि फायदा नुकसान पता कहाँ से चलेगा। तो कभी कभी स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। समझ गए? चलिए, ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। दूसरा लिखो क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। पेपर में यही दिक्कत करते हैं, जब कभी सकारात्मक को ऊर्ध्व धर देता है तो लड़का हो जाता है कंफ्यूज, और ऐसा आ चुका है कई बार पेपर में। एक लड़का साइकिल चला लेता है, उसको स्कूटर चलाने को मिल जाए और वो स्कूटर चला लेता है, वहाँ पर कौन सा अधिगम स्थानांतरण? वहाँ पर ऑप्शन में ऊर्ध्व भी मिलेगा, क्षैतिज भी मिलेगा, सकारात्मक भी मिलेगा, नकारात्मक भी मिलेगा, तो क्या लगाओगे? और वहाँ पर पार्श्वी भी दे देगा, तब मामला फंस जाता है। तो ऐसी स्थिति के लिए आपको हमारी क्लास फायदा पहुँचाएगी। कैसे? जरा ऐसे देखो, ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण कोई बहुत बड़ी बला नहीं है। क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण, ये भी कोई बला नहीं है। तीसरा है एक पार्श्वीय या पार्श्वी अधिगम स्थानांतरण। पार्श्वी अधिगम स्थानांतरण, पार्श्वी अधिगम स्थानांतरण, पार्श्वी अधिगम स्थानांतरण, पार्श्वी अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, पार्श्वी अधिगम स्थानांतरण हम लोग पढ़ते थे, और हम लोगों के सर जी कुछ भी कह देते थे पढ़ा देंगे तो बच्चे कभी ना नहीं कहते थे। और जब कोई बच्चा ना कह देता है ना तो भाई साहब खून जल जाता है अंदर से। उसकी शक्ल देख के इतना अंदर से क्रोध आता है कि बस कुछ बोल नहीं पाते
कि जिसने लर्निंग के लिए मना कर दिया उसने जीवन में फिर क्या किया। सीखना कोई जन्म से ईवीएस लिखवा के नहीं पैदा होता है, ठीक है। ज्ञान ज्ञान होता है और उसकी इज्जत करनी चाहिए, ये हमने सीखा है, ठीक है। इसलिए कभी भी ना मत करिएगा, क्योंकि फिर ना एक बार करने के बाद फिर अधिगम को जिसने, शिक्षा को जिसने ना किया, वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा कतई। ये भी ज्ञान ही है, समझ रहे हैं। और जीवन में हर ज्ञान कहीं ना कहीं क्या करता है, लाभ पहुंचा देता है, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, क्रोध नहीं आ रहा हमको हंसी आ रही है, ठीक है। चलिए अच्छा, हॉप स्पॉट क्या होता है? हॉप स्पॉट जरा देखें, हॉप स्पॉट बताओ। इसका संबंध है जैव विविधता, समुद्र की विविधता, वायुमंडल की विविधता, हमारी कोचिंग की विविधता। समुद्र की विविधता हॉट स्पॉट, जैव विविधता होता है हॉट स्पॉट। बताओ भारत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट कौन सा? हाथ उठाओ, कितने लोगों को मालूम है? देखना चाह रहे हैं जितने लोगों ने ना किया था, क्या उन्हें पता है ये क्वेश्चन? और यही आ रहा है 2021 में। कुल कितने हॉट स्पॉट हैं भारत में और पूरे विश्व में कितने हैं? 36, 37, 35, 34, 37, 37। एक बढ़ा है 37। कितने? 37। लेकिन हमें विदेशों के हॉट स्पॉट से क्या लेना है? बस इतना ही जान लो कि जहाँ खूब सारे जीव जंतु हों, हम सब मिलके जीव जंतु, अपडेटेड जीव जंतु, ये सब मोबाइल और बोर्ड और ये सब क्या है? जैव विविधता है। यहाँ की पंखे हैं, सब क्या है? जैव, घास फूस, नदी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, खाने पीने की वस्तुएं क्या कहलाती है? जैव विविधता। और जहाँ जैव विविधता क्षेत्र हो उसको रिजर्व कर लिया जाए सुरक्षा के, उसी को कहते हैं हॉट स्पॉट। बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे मेजर किए गए हैं, लेकिन हमारे भारत के ही तो पूछे जाएंगे, क्योंकि यूपी भारत में हो रहा है कि अफ्रीका में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, तो इंडिया के ही तो हॉट स्पॉट पूछेंगे। इंडिया का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट कौन सा है? कितने लोग जानते हो? हाथ उठाओ। खाली 4 लोग जानते हैं, जितने 5 लोग, जितने भी लोग बैठे हैं, बताओ कौन सा हॉट स्पॉट? कितने लोग कहते हैं पश्चिमी घाट? हाथ उठाओ, सोच लो, अब खुद देख लो कितना है सर्वेक्षण में, ठीक है। सही कह रहे हो, पश्चिमी घाट। और एक है हिमालय, दूसरा अराकाम-योमा जो कि म्यांमार तक गई, और चौथा है लक्ष्य, वो अंडमान निकोबार। समझ गए? जितने भी अंदर एशियाई द्वीप समूह जोड़ के, ठीक है। लक्षद्वीप किस महासागर में पाया जाता है? चलिए भैया आगे आपके, लक्षद्वीप किस महासागर में पाया जाता है? हैं? अरब सागर। क्लियर? चलिए अच्छा, अच्छी बात, आगे बढ़ो। हैं? पार्श्वी को चलिए इसको कल बता देंगे हम, देखते, ठीक है। नहीं, इसका लेटरल हो जाएगा, नहीं लेटरल, और इसका हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर, खड़ा खड़ा, हॉरिजॉन्टल। हाँ, वर्टिकल भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, क्षैतिज, हाँ हॉरिजॉन्टल उल्टा बता गए, क्षैतिज को, ठीक है। और वो, या इसको एक और नाम लेटरल नाम से भी पूछा जाता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ट्रांसवर्स खड़ा वाला का होता है, ठीक है। उर्दू को कहेगा ट्रांसफर लर्निंग, ठीक है, ट्रांसवर्स खड़ा खड़ा, ठीक। चलिए अच्छा, छोड़िए इसको, इधर आ जाइए नीचे। पार्श्वी हो गया, और दूसरा लिखिए द्विपार्श्वी। द्विपार्श्वी कल लिखवा दूंगा मैं इंग्लिश में, ठीक है। द्विपार्श्वी अधिगम स्थानांतरण। एक पार्श्वी द्वीप, हिंदी वाले बगल में हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश में एक बार नज़र मार दीजिएगा, विकल्प रहता है, लेकिन हम दबाव में रहते हैं और हम क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं पढ़ना पसंद करते, कभी कभी वही चीज़, ठीक है। पिछली बार सीटेट के पेपर में पाण ढांचा लिखा था, बगल में स्प्रेक फोल्डिंग लिखी थी, किसी ने नहीं पढ़ा। अब बाद में कह रहे पाण का आया है, तो थोड़ा कभी कभी बगलों में देख लिया करो, इंग्लिश में भी शुद्ध लिखा रहता है, ठीक है। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतने में कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो ये एक एक लाइन लिख लीजिए सबके बारे में और फिर हम हट लें, फिर आज का आपका ये सेक्शन खत्म हो गया। कल जो है हम पढ़ेंगे शिक्षण सूत्र एवं शिक्षण विधियाँ। एक क्वेश्चन जरूर आती है, डाल्टन प्रणाली के जनक हम पहले ही बता चुके हैं, बताओ डाल्टन, लेकिन अब ट्रेडिशनल चलेगा। डाल्टन प्रणाली के जनक हेलेना, विनेटिका प्रणाली कार्ल्टन वाशबर्न, ठीक। पंचपदी प्रणाली हर्बर्ट, ह्यूरिस्टिक विधि प्रोजेक्ट प्रणाली किलपैट्रिक, ठीक है। शैक्षिक भ्रमण विधि, पहली शिक्षा खेल पर आधारित शिक्षण विधि किंडरगार्टन,
ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण प्रणाली शिक्षण विधि मॉन्टेसरी प्रणाली, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारी शिक्षण विधियां और उनसे प्राप्त होने वाले शिक्षण सूत्र, आगमन से निगमन, निगमन से आगमन, संश्लेषण से विश्लेषण, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, अनुभव से तर्क, सामान्य से विशिष्ट, ज्ञात से अज्ञात, जितने भी हैं सब कंफ्यूज करते हैं पेपर में, ठीक है। एक एक को लिख के ब्रीफ कर देंगे। चलिए इनके आगे एक एक लाइन केवल लिख लीजिएगा, केवल एक लाइन लिखिएगा, कुछ मत लिखिए, केवल एक लाइन। देखो ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण, ये बिल्कुल सकारात्मक की 2 कॉपी है, सकारात्मक की 2 कॉपी है। क्या है? सकारात्मक 2 कॉपी। कोई भी लर्निंग करो और वो उस क्षेत्र में आपको क्या पहुंचाए, फायदा पहुंचाए, वो क्या कहलाता है, सकारात्मक अधिगम। लेकिन हर एक सकारात्मक अधिगम ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण नहीं हो सकता। मतलब समझे बात को? सुनो, ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण का मतलब ये था कि आपने एनम का कोर्स किया। कौन सा कोर्स किया? एनम का कोर्स किया। मतलब सहायिका बनती है ना एनम डॉक्टरों की, जो प्रसूति रोग विशेषज्ञ होती हैं उनकी, है ना, उनकी मदद करती हैं। तो मान लीजिए आपने एनम का, आजकल चल रहा है भैया एनम का कोर्स, नहीं चलता क्या? ऑप्टोमेट्रिक कोर्स चलता है सब। एनम का कोर्स आपने किया, अब देखो ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण, एनम का कोर्स किया और इतनी शिद्दत से किया कि आज जिनका ब्लड 6.4 है और आपकी पोस्टिंग बहुत ही गांव में है और आपकी वहाँ पर डॉक्टर की ज्वाइनिंग या मान लीजिए नहीं हुई है और वो पूरा स्वास्थ्य केंद्र आपके सहारे है। भाई कुछ तो कर्मी होते ही हैं ना स्वास्थ्य केंद्र में, नहीं होते? होते ना। और पूरा स्वास्थ्य केंद्र आपके ऊपर है और उस कंडीशन में गाँव में इतनी जागरूकता तो होती नहीं महिलाओं को, तो कुछ भी खाती रहती हैं गर्भावस्था में। पोषण के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, आंगनबाड़ी में देखिए कितना प्रयास किया जा रहा है, दाल दी जा रही, घी दिया जा रहा, रिफाइंड दिया, सब कुछ बांट रही सरकार। लेकिन लोग क्या है, जागरूक नहीं है, लेने ही नहीं जाते। घर घर जाना पड़ता है उनको बांटने के लिए कि बेटिया खा लो, भैया खा लो, तुम्हारे लिए जरूरी है। तो उस कंडीशन, उनको आयरन नहीं पता क्या होता, फोलिक एसिड नहीं पता, प्रोटीन नहीं पता, विटामिन कितना जरूरी होता है उस अवस्था में उनको नहीं पता। उसी के लिए ये तो जागरूकता का भाव है, ठीक। अब ऐसी कंडीशन में उनके साथ प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? और उस कंडीशन में वो किसी सहारा अस्पताल में, मेदांता में डिलीवरी कराने तो जाएंगे नहीं उस अवस्था में। और वो प्रसूति की अवस्था कितनी खतरनाक होती है आप सबको मालूम है। उस अवस्था में एएनएम का कोर्स किया हुआ एक बच्ची जिसने बहुत शिद्दत से मेहनत से किया, वो भाई साहब 6.4 हीमोग्लोबिन पर भी डिलीवरी, बाकायदा नाल वाल बच्चा लपेटे है, उसके बाद भी वो डिलीवरी करा ले रही है। इसी को बोलते हैं ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। एक डॉक्टर के स्तर का काम कर रही है। मतलब समझे, छोटी सी सीखकर उसी क्षेत्र में बड़ा काम दिखा देना करके, इसे बोलते हैं ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। समझ गए? और सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण सिर्फ यहीं तक होता है कि चाय कप में पी लेते थे, गिलास में पीने लगे। मतलब नहीं समझे? उसी क्षेत्र का विशाल रूप क्या कहलाता है? ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। समझ गए? और ऐसा बहुत सारी जगह क्षेत्रों में हो रहा है। भाई गरीब आदमी क्या किसी बड़े अस्पताल में जाएगा? और आजकल का तो फैशन है, फैशन है भैया, जहाँ डिलीवरी होने वाली होती है वहाँ क्या होता है, सीधे बताया जाता है ऑपरेशन, और 1 महीने पहले वाली रिपोर्ट बता दिया जाता है कि गले में क्या है, नाल फंसी हुई है। आप सब इस अवस्थाओं से गुजरेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? हंसिए मत, ठीक है? आएगी ये सिचुएशंस आपके ऊपर भी, तब फिर आपको भी देखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बताता हूँ कि ये जीवन में हमको प्रैक्टिकल बताती है। यही है क्या ऊर्ध्व? अब समझ में आया? मतलब समझे? नहीं समझे? नहीं समझो मूल? अब भी नहीं समझो? उसी क्षेत्र का विशाल काम कर जाना, क्या पीक का पॉइंट कर जाना है, क्या कहलाता है? ऊर्ध्व अधिगम स्थान। लेकिन सामान्य में भी यही होता है। पूर्व की, अब एक घर में खाना बना लेती थी, ससुराल में बना लिया, तो क्या तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया? खाना वहां भी बनाया, खाना वहां पर, दैट इज सकारात्मक, ठीक। सभी ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण सकारात्मक होते हैं, लेकिन सभी सकारात्मक ऊर्ध्व नहीं हो सकते। तो विशेष परिस्थिति जब लगा के देता है पेपर में, और 2017 के पेपर में दिया था, क्वेश्चन था कि एक लड़का साइकिल चलाने के बाद स्कूटर चलाना सीख जाता है, ऐसा अगर आपने पेपर लगाया होगा तो मिला होगा, तो वहां पर कौन सा लर्निंग स्थानांतरण? तो वहां पेपर में था ऊर्ध्व सकारात्मक, पार्श्वी द्विपार्श्वी। तो वहां पर सही उत्तर था ऊर्ध्व। साइकिल से कहां पहुंच गया? सुरेश की साइकिल चला देता था, रमेश की भी साइकिल चलाने लगा, दैट इज सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। लेकिन सुरेश की साइकिल चला लेता था, मनोज की मोटरसाइकिल चलाने लगा, दैट इज ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। अब समझ में आया? तो यहां पर लिख लो, किसी भी क्षेत्र का विशाल रूप में सहायता क्या कहलाता है? ऐसे लिख लो, साइकिल से मोटरसाइकिल हमेशा ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। साइकिल से, ये सब बहुत बारीक चीज़ है, आपको जब तक समझाया नहीं जाएगा ये चीज़ में कंफ्यूज रहोगे हमेशा। सकारात्मक में भी वही लिखा है, ऊर्ध्व में भी वही लिखा है, समझ में नहीं आता, कभी नया किए हो तो पढ़ के देख लेना, ठीक। अब तो नहीं भूलेंगे, समझ गए? कंपाउंडर बने, डॉक्टर का काम कर रहे हैं, ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। समझ गए? इंजेक्शन लगाना सिखाया गया, हर जगह इंजेक्शन ठोक रहे हैं। अब देखो, अब समझो बात को,
दो लोगों को इंजेक्शन लगाना आता है, एक ने एनम ने नहीं लगाया, दूसरे ने लगा दिया, तो ये सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। समझ गए? एक परिस्थिति का दूसरी परिस्थिति में अप्लाई कर दिया गया। ठीक, लेकिन अगर मान लो क्या आ जाए, ऊर्ध्व आ जाए, तो वहां पर फिर इंजेक्शन लगाना चाहते थे, सीधे ऑपरेशन कर डाला, ऊर्ध्व हो गया। समझ गए? अब तो नहीं भूलोगे, बिल्कुल घुस गया, ड्रिलिंग प्रोसेस है, घुस गई होगी दिमाग में बात हमारी, नहीं घुसी? चलो अब रात में भी 2 बजे उठाएगा, बता लोगे उसे। क्षैतिज लिखो, क्षैतिज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्षैतिज क्या होता है? ये पैरेलल में चलता है, ये चलता है पैरेलल में। मतलब समझो, मतलब ये कि आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे थे और तैयारी कर रहे थे सुपर टेट की, किसी जमाने में कंप्यूटर का कोर्स कर रहे थे इसलिए कि जॉब मिल जाए। आखिर सबने किया होगा, ग्रेजुएशन जब आपने किया होगा तो सोचा बोला कंप्यूटर सीख लें, नहीं समझे? बीएड तो बिल्कुल लास्ट में आता है, जब बाबा मरते हैं भूत होते हैं, अंतिम विकल्प होता है बीएड बीटीसी। ठीक है, पहले तो आदमी ग्रेजुएशन ही करता है ना, ग्रेजुएशन करता है, उसमें कंप्यूटर टेक्निकल नॉलेज भी। अब तो बीएड में भी कंप्यूटर सिखाया जाता है, तो आपने कंप्यूटर बहुत पहले सीखा और सुपर टेट की एकदम से बीएड कर लिया, और आज सुपर टेट आ गया और सुपर टेट में 5 नंबर की सूचना तकनीक आने वाली है, कंप्यूटर आने वाला है, तो दैट इज क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। समझ में आया बात में? फिजिक्स मैथ बहुत अच्छे से आती है, तो फिजिक्स उंगली पर नाचेगी कि नहीं नाचेगी? डायनेमिक्स आदि फिजिक्स ही तो है, गति विज्ञान, मैकेनिक्स आदि डायनेमिक्स है। 5 किताबें चलती हैं गणित, मैथ वाले समझ रहे होंगे। डायनेमिक्स पढ़ा है ना, पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन उसमें पढ़ते थे ना, एफबीडी बनाते थे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, कौन से बल ऊपर लग रहे हैं, कौन से बल नीचे लग रहे हैं, बनाते थे कि नहीं बनाते थे? वही चीज़ तो मैथ में भी है, डायनेमिक्स में भी है, फिजिक्स में मापन में वही चीज़ है। तो एक चीज़ का उसी क्षेत्र के दूसरी चीज़ में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? अरे 3 इडियट पिक्चर नहीं देखे हो? 3 इडियट पिक्चर में वैक्यूम क्लीनर से डिलीवरी हुई थी कि नहीं हुई थी? दैट इज क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। अब भी नहीं समझ में आया? लिख लो, 3 इडियट में आमिर खान ने वैक्यूम क्लीनर से डिलीवरी कराई, दैट इज क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। अब भी ना समझ में आए तो कोई मतलब नहीं है। अब भी नहीं समझ में आया? किसी और क्षेत्र का किसी और क्षेत्र में प्रयोग करके रिजल्ट प्राप्त कर लेना ही क्या कहलाता है? सकारात्मक रिजल्ट। रिजल्ट कैसा होगा? सकारात्मक। दैट इज क्या? ये भी कम खतरनाक नहीं है क्षैतिज अधिगम स्थान। इंजीनियर होकर डॉक्टरी का काम कर गया बंदा, समझ गया ना, हो गया क्षैतिज अधिगम स्थान। अब भी नहीं समझ में आया? अब तो आया होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, आमिर खान लिख लेना, 3 इडियट लिख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ें, चलो। अब ये बस बहुत छोटे से हैं, इनमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक पार्श्वी द्विपार्श्वी, एक पार्श्वी द्विपार्श्वी, इनका सीधा संबंध लिख लो भैया। किससे होता है? इनका सीधा संबंध जो होता है दोनों का भैया, बड़ा बड़ा लिखना, शरीर से होता है। किससे होता है? शरीर से। जब भी आएंगे तो शरीर का उदाहरण लेके आएंगे। ठीक है, किसी एक व्यक्ति के किसी एक अंग का लिखो, इसमें एक पार्श्वी में, इसको पार्श्वी लिखे हो ना, वहाँ पर एक भी ऐड कर लो। कभी कभी एक पार्श्वी लिख कर दे देता है और कभी कभी सिर्फ पार्श्वी लिख के देता है। पार्श्वी मतलब एक पार्श्वी लिख दे तब भी एक। ठीक है, जब कभी भी एक पार्श्वी अधिगम स्थान, ये सब किताबों में 3-3 4-4 पन्ने में छपा हुआ है। हम आपको एक लाइन में एक शब्द में समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि फालतू में खोपड़ी ना खपाओ, क्वेश्चन पेपर आए सीधे लगाओ। अब तो लगा लोगे, जो हमने व्यवहारिक तौर पर बताया वही अंदाजा लगा के पढ़ना लग जाएगा। ठीक, एक पार्श्वी अधिगम स्थानांतरण क्या होता है भैया? कुछ नहीं होता है, जब शरीर के किसी एक अंग का प्रभाव उसी अंग पर दोबारा पड़ जाए, एक अंग का प्रभाव उसी अंग पर दोबारा पड़ जाए, तो उसे बोलते हैं एक पार्श्वी अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, शरीर के किसी एक अंग का प्रभाव उसी अंग पर दोबारा पड़ जाए, और वो सकारात्मक भी हो सकता है और जरूरी नहीं है कि सकारात्मक ही हो, नकारात्मक ही हो। ठीक है, शरीर के किसी एक अंग का प्रभाव, जैसे अपने मोबाइल से गाड़ी चलाते समय अपने मोबाइल पे बात कर लेते हैं, ठीक, एक हाथ से पकड़ के, तो इसे बोलेंगे एक पार्श्वी अधिगम स्थान। ठीक, दूसरे की बाइक चला रहे थे और फिर मोबाइल हाथ में लगाया, अपने में तो हाथ सेट था, उसके में हाथ सेट नहीं था। ठीक, उसके में क्या था? ब्रेक नहीं लगता था, अपने में ब्रेक लग जाता था। अब जैसे ही ब्रेक मारने चाहिए तो ब्रेक नहीं लग रहा, सामने आ गई गाड़ी, मोबाइल छोड़ो, पहले जान बचाओ, गया मोबाइल। अब हाथ भी काम नहीं करा। जब शरीर का एक अंग, मतलब समझो हिंदी बहुत फर्राटे से लिखते हो, लेकिन जब संस्कृत लिखने को कहा जाता है तो हाथ थड़थड़ाने लगता है, हाथ कांपने लगता है। नहीं समझे बात को? सबका ऑपरेशन बड़ी खुशी से करते हो, लेकिन जब अपने माता पिता का ऑपरेशन आता है तो हाथ कांपने। इसीलिए डॉक्टर कभी भी अपने परिवार का ऑपरेशन जल्दी नहीं करते, अपने समकक्ष वाले को कहते हैं भैया क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण करो तुरंत। डॉक्टर तुरंत क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण करता है कि नहीं करता है?
जैसे मान लीजिए आप यहाँ पढ़ने आए, हमारे यहाँ मान लीजिए कोई कमी है, तो हमने आपसे कहा बेटा यहाँ इलाज मत कराओ, टीईटी का इलाज दूसरी कोचिंग करा लो, वहाँ ज़्यादा बढ़िया पढ़ाया जाता है, ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण, क्यों, वहाँ ज़्यादा अच्छा कराया जाता है। ठीक, हमने कहा बेटा यहीं इलाज कराओ, तो कौन सा, समझ गए, लेकिन हमसे ना कराओ किसी और से कराओ तो क्या है, क्षैतिज अधिगम। समझ गए बात को। चलिए, तो क्षैतिज समझ में आया। शरीर के किसी एक अंग का प्रभाव उसी अंग पर दोबारा पड़ जाए तो क्या कहलाता है, एक पार्श्वी। समझ में आया। हिंदी लिख लेते थे, संस्कृत लिखने में दिक्कत आती है, लिख लो। हिंदी हाथी से तो लिखते हो और इसी हाथ से संस्कृत भी लिखते हो, लेकिन समस्या आती कि नहीं आती। ऐसे ही जीवन के हर काम में उसी हाथ से जो काम कर लेते हो, उसी हाथ से कभी कभी उसी के जैसा काम करने में समस्या आती कि नहीं आती, उसे बोलते हैं कौन सा अधिगम स्थानांतरण, एक पार्श्वी। समझ गए, क्लियर। अब आ जाओ द्विपार्श्वी पे। द्विपार्श्वी बहुत आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सुनो, देखो इधर, इधर देखो, देख लो भैया, द्विपार्श्वी अधिगम स्थानांतरण। नहीं फिर बाद में दिखेगा नहीं। मैंने कभी इस हाथ से नहीं लिखा, लेकिन फिर भी आज लिख दिया। वाईफाई कनेक्शन हमेशा इससे लिखा, लेकिन इससे भी लिखना अपने आप ही आ गया। कभी अभ्यास किया क्या भैया, आ गया ना वाईफाई, कि शरीर के किसी एक अंग का लर्निंग दूसरे में अपने आप चला जाए वाईफाई से, दैट इज द्विपार्श्वी अधिगम। जब उसी में रहे और उसी में प्रभाव डाले, अच्छा हो बुरा, तो क्या हो जाएगा, एक पार्श्वी, और जब न डाले तो द्विपार्श्वी। समझ गए। कभी कभी राइटिंग नहीं बनती, वो एक पार्श्वी का उदाहरण होता है। समझ गए। ऐसे प्रेम से लिखते हो, बहुत अच्छा लिखते हो, लेकिन जल्दी में लिखना लगता है तो राइटिंग अच्छी नहीं बनती, वहीं पर क्या हो जाता है, एक पार्श्वी अधिगम स्थानांतरण। समझ गए। जैसे हमेशा कभी कभी बैट बॉल खेलते हो, राइट हैंड से खेलते हो, कभी कभी मजाक में उल्टे हाथ से भी मार देते हो, द्विपार्श्वी। ये अपने आप जो लर्निंग तुम किसी एक अंग से शरीर करोगे, वो दूसरे में अपने आप चली जाएगी। समझ गए। ये है क्या, द्विपार्श्वी अधिगम स्थानांतरण। समझ गए बात को। अब तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कल हम लोग पढ़ेंगे आगे और इसको ख़त्म करेंगे, फिर आगे चलेंगे। हम लोग बड़े बड़े टॉपिक हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक हैं जो पेपर में आते ज़रूर, वो पढ़ेंगे। ठीक, इनको याद कर लेना, कंफ्यूज मत होना, सरल भाषा में घर में अपने व्यवहारिक तौर पर लिख लेना। ठीक, चलिए, आज आपकी ईवीएस की क्लास नहीं चली, कोई बात नहीं, कल चलेगी, संडे को भी चलेगी। ठीक है, एक दिन ईवीएस ना पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद कर लीजिए जो अब तक लिखवाया हो ईवीएस में आपको।